हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे, जो कि इसमें ऑब्जेक्टिव आपको 40 होगा। तो 40 में 40 ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा चांस है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर घंटी बजा लीजिए, ताकि ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बात हम कर लेते हैं बच्चों की, ये क्वेश्चन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, इसमें आपको 4 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन नहीं है। आपको जिसका जो आंसर है उसी को हम सटीक आंसर बताए हैं। इसलिए हम आप लोगों को आंसर बताएं, क्योंकि ये वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड में आपको प्रॉब्लम होता है कि 4 को ऑप्शन बताएंगे तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हट पाएगा, तो नहीं हट पाएगा। इसी वजह से हम डायरेक्टली आप लोगों को क्या बताते हैं, आंसर। लेकिन एक बात खास यह है इसमें कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवाने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में ये ज़्यादा बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये ज़्यादा होगा कि अगर एक बार कहीं माइंड में ये अगर सेट आपको हो जाता है आंसर और क्वेश्चन को, तो आप कहीं ना कहीं 4 गो ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। मानसिकता मतलब कि गड़बड़ नहीं हो सकता है कि हम ये मारें या वो मारें। आपको जिसका जो आंसर होगा इसी का आंसर हम सटीक कर लेंगे। तो इसी तरह से हम आप लोगों को हमेशा डेली सुबह के 6 बजे मेरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आता है। शाम में आप लोगों को मैथ या साइंस या सोशल साइंस का जो सब्जेक्टिव होता है उस टाइप का सब हम आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल पे अपलोड होता है। तो आप क्या कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, और तो आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और जो भी हम क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं वो सरल भाषा में होता है, ताकि आप लोगों को समझने में कहीं कठिनाई नहीं झेलना पड़ेगा। तो जो भी हम कंसेप्ट बताते हैं, बाकी एक क्वेश्चन बताते हैं, ताकि उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो आगे के अगर उसका नंबर चेंज भी रहे तो आप आराम से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं, ये हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की है। तो हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, इसमें आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो आप लोगों को आज हम करवा देंगे। और एक बात बच्चों, कि जो अभी तक नहीं पढ़े हैं कहीं कोचिंग, उनको लिए एक बेहतरीन मौका है कि हमारे जो भी यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आलोक विद्याकुल कर सर्च मारिएगा, सर्च मार के आलोक विद्या प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो बोर्ड एग्जाम 2024 करके मेरे प्लेलिस्ट बना हुआ, तो वहाँ से अगर आप वीडियो देख लेते हैं पूरा, या तो जो भी मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम में नंबर अच्छा मार्क पहुंच जाएगा। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि अभी तक अगर आप नहीं देखें तो आप वहां से प्लेलिस्ट में जाइए, बोर्ड एग्जाम 2024 करके क्लास 10th लिखा होगा, तो वहां से आप जाके क्या करिएगा कि पूरा क्वेश्चन को आंसर आप लोग आराम से देख लीजिएगा। बारी बारी वीडियो, ज़्यादा देरी का वीडियो मेरा नहीं है। मेरा वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो नहीं होगा। तो आप 20 मिनट के अगर वीडियो देखने से कहीं आपको एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का बेनिफिट है। तो हम यही आप लोगों को सजेशन देंगे, या तो अभी तक जो भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो क्वेश्चन पे डेली प्रैक्टिस करिए। डेली 1 से 2 बार वीडियो देखिए। अगर एक बार में याद हो जा रहा है तो कोई बात नहीं। अगर एक बार में अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है बच्चों, तो क्या करिए कि 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिए। देखने से क्या हो जाएगा कि आपको माइंड में कहीं ना कहीं सेटअप हो जाएगा। सेटअप होने से आपको एग्जाम में जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन देख पाइएगा, तो वहाँ पर आप लोग आराम से बना सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात है। तो ऑब्जेक्टिव का हिंदी क्वेश्चन आप लोगों को हम 40 को बताते हैं। आपको 50 आता है, लेकिन हम 40 नहीं बताए हैं, ताकि बहुत क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद ही आप लोगों के पास क्वेश्चन को भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को 40 10 हो तो आप अपने आप से भी मार सकते हैं, या तो मेरा वीडियो बहुत सारा अपलोड है वहाँ से भी आप लोग देखिएगा, तो आपको पूरा कवर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन को आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, और सरल भाषा में, ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं माइंड में सेटअप हो जाएगा। बात हम कर लेते हैं बच्चों की। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तक थे। मतलब गुरु नानक जी थे तो किस धर्म को मानते थे या प्रवर्तक थे। तो अगर हम बात करें तो अभी गुरु गोविंद सिंह वो सिख धर्म के थे, तो गुरु नानक भी थे वो सिख धर्म के ही
धर्म के प्रवर्तक थे। किस धर्म की? तो सिख धर्म की। अगर सिख धर्म की बात करते हैं तो सिख धर्म के अभी पटना में पटना साहिब, पटना सिटी के नाम ही उनको से बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि अभी पर उनको मेला हर साल लगता है कि सिख धर्म का, है ना। तो 10वें गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें गुरु थे, कहाँ? पटना साहिब के ही थे, ठीक है, सिख धर्म के। अब बात हम कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन मेरा है, दूसरा क्वेश्चन है कवि घनानंद का वध किसके सैनिक ने किया था? कवि घनानंद का वध मतलब कि कवि घनानंद का मारा किसके सैनिक ने था? तो नादिर शाह को सैनिक था जो घनानंद को क्या किए थे? वो वध कर दिए थे या तो मार दिए थे। इनको कहने का, वध कहने का मतलब ये होता है कि मारना, ठीक है। तो कवि घनानंद का वध किसके सैनिक ने किया था? तो नादिर शाह के द्वारा। किनके द्वारा? तो नादिर शाह के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन की, तो सांप्रदायिकता मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? कह रहा है सांप्रदायिकता मुक्त कृष्ण भक्त के कवि कौन थे? तो घनानंद जी ने ही थे। कौन थे? तो घनानंद जी ने ही थे। क्या? सांप्रदायिक मुक्त और कृष्ण भक्त के कवि हुआ करते थे। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? कह रहा है ना कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषित की गई है? तो इनका लेखक के नाम या तो किनके द्वारा की बात कर लिया है, तो हम इनको ऑप्शन में क्या टिकअप करेंगे? धर्मवीर भारती को। किनको हम टिकअप करेंगे? तो धर्मवीर भारती को। इनका आंसर हमको क्या आ जाएगा? तो हम इनका आंसर मारेंगे धर्मवीर भारती को। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? कवित्री अनामिका के पिताजी का नाम क्या था? तो श्यामानंद किशोर। क्या था? श्यामानंद किशोर उनके पिताजी का नाम था, जो श्यामानंद किशोर नाम था। आप लोगों की याद हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन, ताकि आप लोगों के एग्जाम से कहीं नहीं छूट पाए। चलिए अब कर रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है, पंक्ति से उत्तर जाता है उसका रब किस कविता की पंक्ति है? आपको बात क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा बच्चों, क्वेश्चन आपसे ये सवाल कर रहा है ना कि पंक्ति से उत्तर जाता है उसका रब किस कविता की पंक्ति है? तो किसकी कविता की पंक्ति है? तो भारत माता की। किसका बात हम कर लेते हैं? तो भारत माता की है। तो किनको है? भारत माता की। हम आज इनको करेंगे, किनको? भारत माता को है। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ से समझ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु ज्ञान के बिना। किनके बिना? तो गुरु ज्ञान के बिना क्या होता है, क्या नहीं मिल पाता है? तो हमें मुक्ति नहीं मिल पाता है। तो गुरु ज्ञान के बिना। इनका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु ज्ञान के बिना। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद किस धारा के कवि थे? तो घनानंद जी ने थे तो किस धारा के कवि थे? तो हम कहेंगे ऋतिक मुक्त धारा की। क्या? ऋतिक मुक्त धारा की कवि थे। किस तरह के कवि थे? घनानंद जी ने किस धारा के कवि थे? तो ऋत मुक्त धारा की कवि थे, है ना। इनका आंसर हम लोग ने क्या कर लेंगे टिकअप वहाँ पे कि ऋतिक मुक्त धारा की। अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हम इनका आंसर क्या मार लेंगे? 1855 ईस्वी। कब मारेंगे? 1855 ईस्वी। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी कवि बद्री नारायण चौधरी। अगर बात कर ले आपसे, ऐसे भी सवाल आपसे कर दिया जाएगा कि बद्री नारायण
बद्री नारायण चौधरी का जन्म कब हुआ था? तो आपको यही मारना है 1855 ईस्वी। क्या मानना है? 1855 ईस्वी। तो आप मेरे साथ अगर आप लोग बोल बोल के, अगर कान में अगर हेडफोन है तो अगर आप हमारे साथ अगर बोल बोल के पढ़ते हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? कह रहा है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो कौन किए थे? आप लोगों के पास अगर आंसर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इनका आंसर। इनका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इनका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। कौन हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। इनका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव ने। तो फटाफट आप लोगों ने कमेंट करके हमें ज़रूर बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मुसलमानों हरिजन पै कोटिन हिंदू बारियों यह किस कवि का कथन है? कहने का क्वेश्चन ये ऐसा आपसे सवाल करा जाएगा कि इन मुसलमान हरिजनों को पै कोटनी हिंदू वैरिया यह किस कवि का कथन है? तो रस खान साहब की है। रस खान की। किन की बात करते हैं? तो ये कौन बोले हैं? तो रस खान ने बोले हैं। रस खान ने। तो आप लोग क्या करिए, जिस तरह से हम आप लोगों को बोल रहे हैं उसी प्रकार से आप लोग भी बोल बोल के याद करिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा कि प्रेम आइनिन श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहते हैं? कह रहा है ना, प्रेम आइनिन श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिनी किसके कहा गया है? तो अगर आप बुक पढ़े होंगे, अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग को याद हो गया होगा। तो कौन थे? तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं इनका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट में जस्ट लिख के बताएं राधा कृष्णा को। किनको? तो राधा कृष्णा को बोले गए थे, है ना। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी शीर्षक कविता किसके संकलित हैं? स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो प्रेम धनानंद सर्वसम की। किनकी है? प्रेम धनानंद सर्वसम की। चलिए यहाँ का रहा है युगपथ। युगपथ किस कवि की रचना है? तो युगपथ किस कवि की रचना है? तो सुमित्रानंद पंत की। किनको है? सुमित्रानंद पंत की। तो इनको आंसर हम क्या मार लेंगे? सुमित्रानंद पंत। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण जीवन का यथाकथवादी चित्रण प्रेम घनानंद की रचना किस काव्य से है? तो भारत का सौगंध से। भारत के सौगंध में। किसमें? तो भारत का सौगंध में। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे मुंशी ने किस कवि का वध किया था? कह रहा है मेरे मुंशी ने किस कवि का वध किया था। इसके बाद इससे पहले हम एक क्वेश्चन देखे थे कि कवि घनानंद का वध किसके सैनिक ने किए थे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किए थे? तो घनानंद के किए थे। किसको किए थे? तो घनानंद के। तो अगर आपसे ऐसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि नादिर शाह का सैनिक का नाम क्या था? तो उनको नाम क्या था? मीर, है ना, मुंशी। उनको क्या नाम था? मीर था, लेकिन मीर मुंशी थे, है ना। तो इसका यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बन जाएगा। चलिए कह रहा है कि 30 कोटि संतान नंगे तन यह पंक्ति किस शीर्षक कवि की है? कह रहा है 30 कोटि संतान नंगे तन है यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो हम बात करते हैं तो इनका आंसर हो जाएगा भारत माता। इनका आंसर हम क्या कर लेंगे? भारत माता की। इनका आंसर हम क्या करेंगे? तो भारत माता की। इनका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों को? भारत माता की। ठीक है। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ है कि निम्न में से कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है, क्या है? निम्न में से आपको यही सही क्वेश्चन आएगा। निम्न में से कविता भारत में जनतंत्र का उदय जय घोष किसे कहते हैं? तो हम जनतंत्र का जन्म को, जनतंत्र का जन्म को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? जनतंत्र का जन्म का बोलेंगे। चला कह रहा है एक बूंद साहस उछली किसकी रचना है? एक बूंद साहस उछली किसकी रचना है? तो अयोग्य का, किनका है? अयज्ञ का। इनका आंसर क्या हो जाएगा? अयज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है याज्ञ शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? याज्ञ शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? पुल्लिंग होगा, है ना। इनका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। कह रहा बाष्प क्या है? बाष्प एक तत्सम है। अब कह रहा श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो श्रीमती होगा। इनका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? श्रीमती हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं तो एक झुंड की बात करते हैं तो एक झुंड में बहुत सारे क्या है? वहाँ पे लड़का है, तो उसको हम बहुवचन में क्या बोलेंगे? लड़के। वहाँ लड़के हैं तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य को अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? कह रहा है ना कि संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो तो उसे हम क्या कहेंगे? कारक। उसको क्या बोलेंगे? हम कारक बोलेंगे। चलिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है में पर किस कारक की विभक्ति है? में पर किस कारक की विभक्ति है? तो अगर कारक चिन्ह पड़े होंगे तो में पर किस में आता है? तो अधिकरण कारक में। किस में आता है? अधिकरण कारक में। तो ये क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। यहाँ का रहा है हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो कह रहा है इसमें हिमालय से गंगा निकलता है। तो हिमालय से गंगा निकलता है तो कहाँ से निकल रहा है गंगा? हिमालय से। तो ये आपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपादान कारक, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो जाएगा। हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? तो हिंदी में सर्वनाम 11 हैं। हिंदी में सर्वनाम कितने हैं? तो हिंदी में सर्वनाम 11 है। इनका आंसर क्या मारेंगे? 11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है? करा मेरा कुत्ता। तो मेरा कुत्ता कहने का मतलब कहाँ से लाया जा रहा है? भोपाल से। तो किससे संबंध? ये क्या हो जाएगा? एक संबंध की बात कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। किसकी बात कर रहा है? कुत्ता की बात कर रहा है, लेकिन किसका कुत्ता? मेरा कुत्ता भोपाल से लाया है तो ये संबंध बता रहा है। ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं? तो विशेषण बोलते हैं। अब क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। क्या हो जाएगा? विशेषण। अब बात करते हैं मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो किसके साथ विवाद था? तो नजम्मा के साथ। किसके साथ? नजम्मा के साथ था। चलिए सतकोढ़ी होता है किस भाषा का प्रमुख कथाकार है? तो सतकोढ़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया भाषा की। किसकी? उड़िया भाषा की। क्या हो जाएगा? उड़िया भाषा। इसको हम आंसर क्या मारेंगे? उड़िया भाषा। चलिए अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डरते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? कह रहा है डरते विश्वास कहानी शीर्षक में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का घर टूट गया था। किसका घर टूट गया था? तो लक्ष्मी का घर टूट गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटना भरी हुई है? तो सीता को। किसको हुआ था? तो सीता को क्या हुआ था? कह रहा है ना कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटना भरी हुआ था? तो सीता को। चलिए यहाँ नेक्स्ट है कि बिरजू की पत्नी का नाम क्या था? तो बिरजू का पत्नी के नाम था पुष्पा। क्या था? पुष्पा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर शीर्षक पाठ में आलम राज का कितना नंबर कैमरा दिखलाने के लिए कहा था? 48 नंबर। कितना नंबर? 48 नंबर। अब यहाँ है, पहले दिन दंपति को क्या था? बुखार था। जो पंपति थी उसको पहले दिन क्या था? तो बुखार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र के घर आने के लिए पत्र लिखा था? तो माता जी ने लिखा था। तो किसने लिखा था? तो माता जी ने। करे खून की सगाई कितनी प्रसिद्ध कहानी है? तो ईश्वर की पटेलीकरण का क्या था? ईश्वर का पटेलीकरण का था। चलिए यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कटक शहर की बाढ़ की चपेट में बचाने के लिए किसके पत्थर का बांध बंधाया था? किसके पत्थर का बांध बंधाया था? तो महाराज यक्ति केसरी ने, है ना। चलिए अब यहाँ गायक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? गायक शब्द में प्रत्यय की बात हम करते हैं तो यहाँ अगर हम गायक लिखते हैं, ये गायक, तो क्या आ जा रहा? आक आ रहा है ना। अगर बोलते हैं तो इसमें गायक, तो यक आ रहा है। जो यक प्रत्यय है जो हमारे गायक शब्द में ये प्रत्यय हो जाएगा। तो आप लोगों को 1 से लेकर 40 क्वेश्चन हम आप लोगों को बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर अच्छी तरह से याद भी हो गया होगा, अगर आपको याद नहीं भी हुआ है तो वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। अगर वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं माइंड में ये क्वेश्चन सेटअप हो जाता है। तो सेटअप हो जाएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो आप अगर वीडियो पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो भी बच्चा हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए उनको जुड़ने को प्रयास आप लोगों के साथ किया जाए। तो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं आप लोग के बीच नेक्स्ट कक्षा में दोस्तों। थैंक यू।